देखिए, अब हम बात करते हैं मीज़र ऑफ मनी सप्लाई यानी धन आपूर्ति के मापन या फिर मुद्रा आपूर्ति के मापन। यानी जितना मुद्रा या जितना धन अभी अवेलेबल है, ठीक है, हमारी इकोनॉमी में उसका कैसे मापन किया जाए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मनी सप्लाई होता क्या है। तो मनी सप्लाई यानी कि धन आपूर्ति या फिर मुद्रा आपूर्ति क्या होता है। तो एक पार्टिकुलर टाइम पर यानी एक निश्चित समय पर हमारी अर्थव्यवस्था में जो पैसा है वो सब का सब क्या है, मनी सप्लाई है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि आज के अखबार में जो है आरबीआई ने स्टेटमेंट दिया कि आज की तारीख में 10 लाख करोड़ रुपया हमारे देश में सर्कुलेशन में है। ठीक है, यानी चलन में है, यानी हमारी अर्थव्यवस्था में कितना हो गया, 10 लाख करोड़ रुपया है। ठीक है, तो वही 10 लाख करोड़ रुपया जो है मनी सप्लाई हो गया आज की डेट में। लेकिन क्या ये हमेशा एक जैसा रहेगा? नहीं, समय के साथ जो है बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, तो मनी सप्लाई समझ गए यानी धन आपूर्ति या मुद्रा आपूर्ति समझ गए कि हमारे वर्तमान समय में यानी पार्टिकुलर समय में जो पैसा हमारी इकोनॉमी में है, जो चलन में है, वही हमारा मनी सप्लाई यानी धन आपूर्ति या फिर मुद्रा आपूर्ति है। अब उसको मापेंगे कैसे? यानी अब हम देखते हैं कि हम जो हमारी अर्थव्यवस्था के पास इस समय जितना मनी है, जितना मनी का फ्लो है, ठीक है, या फिर मनी का सप्लाई है, उसका मापन कैसे करेंगे? ठीक है, तो अब हम इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लो कि मनी पैसा छापने का काम कौन करता है? आरबीआई। तो जो पैसा चलन में मार्केट में है, हमारी इकोनॉमी में है, उसको मापने का काम भी तो आरबीआई ही करेगा। ठीक है, तो आरबीआई ने जो है पहली बार अप्रैल 1977 ईस्वी में धन आपूर्ति के मापन के लिए यानी ये जो मनी सप्लाई है इसके मापन के लिए जो है उसे कितनी कैटेगरी में बांटा? 4 कैटेगरी में बांटा, 4 कैटेगरी में बांटा। ठीक है, 4 कैटेगरी में बांटा। कब बांटा? तो अप्रैल 1977 ईस्वी में। अब वो चारों कैटेगरी क्या है? M1, M2, M3 और M4। ठीक है, तो आरबीआई ने इन चारों का M1, M2, M3, M4 इन चारों का उपयोग करके एक फार्मूला बनाया जिसकी मदद से जो है हम लोग किसी भी पार्टिकुलर टाइम में हमारी इकोनॉमी में कितना धन सर्कुलेट हो रहा है आसानी से निकाल सकते हैं। यानी ये जो फार्मूला जो है ये क्या काम करेगा? तो हमारी इकोनॉमी में जो पैसा है उस पूरे पैसा को मापेगा। ठीक है, तो बारी बारी से समझते हैं और इस फार्मूला को याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं M1। M1 को समझते हैं। तो M1 में कौन कौन सा पैसा है? तो M1 में वो पैसा है जो पहले जनता के जेब में पैसा है। ठीक है, जनता के पास जो पैसा है वो पैसा हो गया। ठीक है, M1 में कौन कौन पैसा है? तो जनता के पास जो भी पैसा रखा हुआ है वो हमारा हो गया। इसके अलावा बैंक में जो जमा पैसा है जनता का, ठीक है, बैंक के खातों में जो पैसा जमा है, ठीक है, वो पैसा चाहे वो सेविंग अकाउंट में हो या फिर करेंट अकाउंट में हो। ठीक है, यानी बैंक की जो मांग जमा है यानी डिमांड डिपॉजिट है, और बैंक की जो डिमांड डिपॉजिट में कौन पैसा आता है? तो जो सेविंग अकाउंट का पैसा है या फिर करेंट अकाउंट का पैसा है वो पैसा ही जो है बैंक के डिमांड डिपॉजिट में आता है। तो वो हो गया। ठीक है, तो अब पहले डिमांड डिपॉजिट को समझ लो। तो डिमांड डिपॉजिट के अंतर्गत वे सभी खाते आते हैं। खाता कई प्रकार का होता है, लेकिन डिमांड डिपॉजिट के अंतर्गत यानी मांग जमा के अंतर्गत वे सभी खाते ही आते हैं जो हमारे अनुसार चलते हैं। यानी जब हम मन चाहे तो पैसा निकाल लिए, जब मन चाहे तो जमा कर दिए। तो ऐसा किस दो खाते में होता है? तो एगो सेविंग अकाउंट में, एगो करेंट अकाउंट में। सेविंग अकाउंट को कहते हैं बचत खाता जो हम आम पब्लिक लोग यूज करते हैं। दूसरा होता है करेंट अकाउंट जिसको चालू खाता कहते हैं, और इसका उपयोग जो है बिजनेसमैन व्यापारी लोग करते हैं जिसको डेली लेन देन करना होता है। ठीक है, तो M1 में क्या देखा? M1 में हमारा पहले जनता के पास जो पैसा है वो पैसा हो गया। इसके अलावा बैंक का जो डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट है यानी जो सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में जो जमा पैसा है वो हो गया। ठीक है, इसके अलावा आरबीआई के पास जो रखा हुआ पैसा है,
ठीक है। बहुत लोग जैसे बैंक भी आरबीआई के पास पैसा रखता है अपना, या फिर अन्य संस्थाएं जो हैं बैंक की तरह हैं वो भी अपना पैसा आरबीआई के पास रखता है। तो आरबीआई के पास जो रखा हुआ पैसा है ये तीनों मिला करके जो है क्या कहलाता है, M1 कहलाता है। चलो M1 समझ में आ गया तो M2 बेहद आसान है। अब M2 की बात करते हैं तो M2 बराबर होता है M1 प्लस, यानी M2 में M1 आएगा। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस की तो हम बात नहीं किए, तो पोस्ट ऑफिस का जो बचत खाता है, केवल पोस्ट ऑफिस के बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट वाला जो पैसा है वो दोनों मिला करके जो है M2 कहलाता है। ठीक है, यानी M2 में क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा, और पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट वाला जो पैसा है वो पैसा मिल करके जो है M2 कहलाएगा। अब हम बात करते हैं M3। M3 में आ जाता है M1 और बैंक का सावधि जमा यानी टर्म डिपॉजिट। अंग्रेजी में क्या होता है, टर्म डिपॉजिट। जो किसी टर्म में माने कि 5 साल के लिए जमा कर रहे हैं, 10 साल के लिए जमा कर रहे हैं, माने एक टर्म कंडीशन के तहत उस पैसा को बोलते हैं सावधि, टर्म डिपॉजिट या सावधि जमा बोलते हैं। इसमें हमारा आ जाता है एफडी और आरडी, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट यानी आवर्ती जमा। ठीक है, यानी M3 में कौन हो जाएगा, तो M1 हो जाएगा, और इसके साथ साथ हो जाएगा बैंक का जो टर्म डिपॉजिट है, यानी बैंक के पास जो है जनता का जो फिक्स डिपॉजिट है, जो आरडी है यानी रिकरिंग डिपॉजिट है, वो आ जाएगा M3 में। ठीक है, अब बात करते हैं M4 की, तो M4 में आ जाता है, M4 में आ जाता है M3, और इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में जितना भी पैसा जमा है वो सब का सब मिला करके जो है M4 में आ जाता है। यानी M4 में तुम्हारा हो गया M3 और पोस्ट ऑफिस का कुल जमा पैसा। अब अगली बात याद रखना है कि देखो, सोचने वाली बात है कि हमारी इकोनॉमी का जो है मोस्टली पैसा किस में आ गया, किस फॉर्मूला में आया बताओ, M1 में कि M2 में कि M3 की M4 में। तो तुम ध्यान से देखो कि M3 में भी M1 आ गया और M4 में M3 आ गया। इसका मतलब मोस्टली इकोनॉमी का पैसा M3 और M4 में आ गया। यही रीज़न है कि M3 और M4 को ब्रॉड मनी कहा जाता है, यानी बृहद मुद्रा कहा जाता है। यानी हमारी इकोनॉमी का जो है ज़्यादातर पैसा M3 और M4 में आ जा रहा है, वहीं M1 और M2 में जो है छोटे लेवल तक ही ये काम किया। M1 और M2 छोटे लेवल पर काम कर रहा है, इसलिए M1 और M2 को जो है नैरो मनी यानी संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तरलता। ठीक है, तरलता का क्रम की बात करें तो सबसे ज़्यादा तरल कौन होगा, तो सबसे पहले फिर से समझ लो, तरलता यानी लिक्विडिटी किसको कहते हैं, तो जो जितना जल्दी कैश में बदल जाएगा, जो जितना जल्दी कैश में बदल जाएगा वह उतना ही ज़्यादा तरल होगा, वह उतना ही ज़्यादा तरल होगा। यानी जिसको कैश में बदलना जितना जल्दी आसान है वह उतना ही ज़्यादा तरल होगा। तो बताओ सबसे ज़्यादा तरल कौन होगा, M1 होगा, उसके बाद M2 होगा, उसके बाद M3 होगा, उसके बाद M4 होगा। तो तरलता यानी सबसे ज़्यादा तरल कौन हो गया, सबसे ज़्यादा तरल आपका हो गया M1, उसके बाद M2, ठीक है, उसके बाद M3, और सबसे कम तरल कौन होगा, M4 होगा। ठीक है, M1 सबसे ज़्यादा तरल क्यों है, सोचने वाली बात है, क्योंकि M1 में कौन पैसा है सर, जो जनता का पैसा है, जनता के जेब का, जनता के पास जो पैसा रखा हुआ है, चाहे उसके जेब में हो चाहे घर में हो, वो तो कैश में ही है। इसके अलावा जो उसके सेविंग अकाउंट, बैंक के सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट है, वो जब चाहे तुरंत निकाल सकता है। ठीक है, तो ये सब इसी वजह से जो है M1 जो है सबसे ज़्यादा तरल है। अब देखो एक बात और याद रखना है कि M3 को एक अलग नाम दिया गया है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तुमको याद रखना है कि M3 को कहा जाता है एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ द इकोनॉमी, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ द इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था का समग्र मौद्रिक संसाधन कहा जाता है। किसको, M3 को, यानी समग्र मौद्रिक संसाधन पूछेंगे बताओ M1 को कहा जाता है कि M2 को कहा जाता है कि M3 को कि M4 को, तो समग्र मौद्रिक संसाधन इकोनॉमी का जो है यानी एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स जो है इकोनॉमी का किसे कहा जाता है, तो M3 को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं आगे 1997 ईस्वी में। अब देखो क्या केवल यही फार्मूला है, इसके अलावा जो है
मनी सप्लाई को जो है मुद्रा आपूर्ति को मापने का कोई दूसरा फार्मूला नहीं है। हाँ है। 1997 ईस्वी में जो है गवर्नर रह चुके थे वाई.वी. रेड्डी, यानी पूर्व गवर्नर वाई.वी. रेड्डी ने जो है किसी पार्टिकुलर टाइम में जो है हमारी इकोनॉमी में कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है उसे मापने के लिए एक नया फार्मूला दिया। यानी मनी सप्लाई को मापने के लिए, यानी मुद्रा आपूर्ति को, यानी धन आपूर्ति को मापने के लिए एक नया फार्मूला दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं M0। M0। तो सबसे पहले तुम ये याद रख लो कि M0 के कई अन्य नाम हैं। M0 को रिजर्व मनी भी कहा जाता है, यानी आरक्षित मुद्रा भी कहा जाता है। M0 को हाई पावर्ड मनी भी कहा जाता है, ठीक है, उच्च शक्ति वाला मुद्रा कहा जाता है। M0 को बेस मनी भी कहा जाता है, यानी आधार मुद्रा कहा जाता है, या फिर M0 को मॉनेटरी बेस यानी मौद्रिक आधार भी कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि M0 के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो M0 के अंतर्गत आता है पहला करेंसी इन सर्कुलेशन, यानी जो मुद्रा चलन में है, यानी जो मुद्रा अभी रन कर रहा है, चल रहा है, वो सब का सब आ जाता है। अब बताओ चलन में कौन मुद्रा है। तो हमारे जेब में जो पैसा है, हमारे घर में जो पैसा है वो सर्कुलेशन में है। दूसरा हमारे बैंक अकाउंट यानी सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में जो पड़ा हुआ मुद्रा है वो चलन में है, वो चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा एफडी और आरडी का जो पैसा है वो चलन में है। पोस्ट ऑफिस का जो पैसा है वो चलन में है, यानी जो भी पैसा चलन में था वो सब का सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। दूसरा इसके अलावा कौन है M0 के अंदर। तो बैंकों का आरबीआई के पास जमा पैसा, बैंक भी जो है अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करके रखती है, वो सारा का सारा पैसा। इसके अलावा और भी है, आरबीआई के पास जो है अन्य जमाएं, आरबीआई के पास बैंक ही जमा नहीं करती है बल्कि कई अन्य संस्थाएं भी जो है आरबीआई के पास अपना पैसा जमा करती है। तो ये तीनों मिलाकर ही हमारा M0 कहलाता है। यानी M0 के अंतर्गत हो गया करेंसी इन सर्कुलेशन, यानी जो मुद्रा जो है चलन में है। दूसरा बैंक का जो है आरबीआई के पास जो पैसा है वो हो गया। इसके अलावा आरबीआई के पास जो अन्य जमा पैसा है, जो अन्य संस्थान के द्वारा जमा किया गया है वो, ये तीनों मिलकर जो है M0 कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।